हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि शायद 5वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है डेविशन तथा जर्मर का प्रयोग। ये प्रयोग ये सिद्ध करेगा कि जो मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएशन मतलब मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, मतलब संबद्ध होती है। कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव ज़रूर एसोसिएट होती है। यही ये प्रयोग सिद्ध करेगा। जैसा कि डी ब्रॉगली ने निर्भीकता पूर्वक ये बात कही थी कि मूविंग पार्टिकल हैज़ ए वेव एसोसिएटेड विथ इट। मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव संबद्ध होती है, जिसको हम लोग डी ब्रॉगली या द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। तो उस समय उसका हाइपोथेसिस था, ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, कुछ नहीं था, केवल कथन था, स्टेटमेंट था। उसी जो कि उन्होंने 1924 में ये हाइपोथेसिस दिया था, और उसी को मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए क्या कि ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो क्या वो उसका बिहेवियर वेव जैसा होता है। तो इसी बात की सच्चाई को जानने के लिए डेविसन तथा जर्मर ने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट किया। साथ ही साथ 28 में जेपी थॉमसन, जो जे थॉमसन के बेटे थे, उन्होंने सेम प्रैक्टिकल किया, मतलब सेम प्रयोग किया। तो डेविसन तथा जर्मर ने और जेपी थॉमसन ने, दोनों ने मिलकर के अलग अलग, मतलब उनका सेटअप अलग था। हमको डेविसन जर्मर का प्रयोग पढ़ना जो सिलेबस में है, जेपी थॉमसन का नहीं पढ़ना। दोनों ने ये प्रूफ करके दिखाया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना को प्रदर्शित करती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, विवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है तो वो वेव हो सकता है। ठीक ना। क्योंकि वेव जैसा कोई चीज अगर होता है तो ही वो विवर्तन जैसी घटना उसके साथ होती है। जैसा कि हमने तरंग प्रकाशिकी में देखा था। किरण प्रकाशिकी में ये माना जाता था कि तरंग लाइट जो है सीधी रेखा में लीनियर प्रोपेगेशन होता है, लेकिन तरंग प्रकाशिकी में ये होता है कि वेव जो है वो किसी चीज से, ऑब्स्टेकल से टकरा करके उसके कॉर्नर के अराउंड मुड़ भी सकती है, यानी कि फैल भी सकती है। तो फैलने वाली चीज वही हो सकती है जो वेव नेचर में हो, मतलब जिसका नेचर वेव क्योंकि फैलती है चारों ओर। ठीक है ना। और अगर पार्टिकल नेचर होगा तो पार्टिकल सीधी रेखा में जाता, और वेव नेचर का मतलब होता है कुछ दूर सीधे जाने के बाद फैल जाना। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था। तो ये डेविसन तथा जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। जैसा कि आपको हर किताबों में अलग अलग सेटअप मिलेगा, मतलब सारी चीजें तो यही रहेगी, बाकी ये चीज थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ठीक है ना। तो ये उसके प्रयोग का एक सेटअप है, जिसको हमने इस किताब में, एनसीईआरटी के बुक में इस टाइप का सेटअप लगभग मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप का सेटअप दिया रहता है। ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या होता है कि एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ये किसका होता है? टंगस्टन का होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं टंगस्टन का फिलामेंट। ये है टंगस्टन, जैसा कि बल्ब में होता है टंगस्टन का फिलामेंट। ठीक। टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर एक बेरियम ऑक्साइड का लेप, यानी इसकी कोटिंग की जाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है। क्यों? कि बेरियम ऑक्साइड एक प्रकाश संवेदी पदार्थ होता है। कहने का मतलब होता है, सॉरी, मतलब है कि इससे अगर थोड़ा सा इसको गर्म कर दिया जाता है, हीट कर देने पर इससे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बेरियम ऑक्साइड के लेप चढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो तेजी से और ज्यादा होता है। थर्मियोनिक इमिशन मतलब है कि एक तरह से
वो होता है कि जब किसी फिलामेंट को हीट किया जाता है तो उसके तल से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसको थर्मियनिक या तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। एक होता है क्षेत्र उत्सर्जन, मतलब कि विद्युत क्षेत्र लगा करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जाता है, और एक होता है थर्मियनिक उत्सर्जन यानी तापायनिक उत्सर्जन, यानी कि जब फिलामेंट को हीट किया जाता है किसी, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, क्योंकि वो हीट होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और वो अपने एटम से को छोड़ करके जो चक्कर लगाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो बेरियम ऑक्साइड जो होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में सहयोग करता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लगा देने से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है और आसानी से होता है। और यहाँ एक लो टेंशन बैटरी होती है, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की बैटरी का होती है, सिर्फ फिलामेंट को गर्म करने के लिए, बस। इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं होता। फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो फिलामेंट के बाद एक सिलेंड्रिकल जो होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, वो इस मतलब एनोड होता है एक तरह से कह लीजिए। मतलब यहाँ तक की पूरी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गन। इलेक्ट्रॉन गन। गन मतलब जैसे कि गन से गोली निकलती है सीधी, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गन मतलब एक गन, एक पाइप जैसी कोई चीज होती है सिलेंड्रिकल, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक पुंज के रूप में निकलते हैं, ना कि स्कैटरिंग रूप में निकलते हैं। और क्यों ऐसा होता है वो भी अभी बताएंगे। और इसको एक हाई टेंशन की पॉजिटिव बैटरी से, पॉजिटिव प्लेट की बैटरी से इसे जोड़ा जाता है, हाई टेंशन की। और ये जो है एक्सेलरेटर का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। कहने का मतलब उसको त्वरित करता है, ये त्वरक है एक तरह से, एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर है मतलब ये क्या है? त्वरक। इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी प्रोवाइड करके उनके एक्सेलरेशन को बढ़ाता है, वेलोसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। और ये सिलिंड्रिकल होल होता है, मतलब होता है सीधी रेखा में जाने के लिए एक कॉलीमेटर मशीन होती है एक तरह से, यानी सीधी रेखा में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के लिए ऐसा व्यवस्था की जाती है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन इससे प्रवेश करेंगे तो सीधी रेखा में आएंगे। जैसे एक पाइप होता है ना, पाइप से अगर पानी को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन, वो पानी की बौछार जो होती है कुछ दूर तक कैसी जाती है? सीधी जाती है। लेकिन इसके अंदर भी एक व्यवस्था होती है कि वो क्यों सीधा आता है। सीधा इसलिए आता है, जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं ना, उसमें परपेंडिकुलर, मतलब उसके चलने के परपेंडिकुलर में एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का संयोजन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगाया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की बौछार यहाँ से निकलती है, तो जाहिर सी बात है कि समान चार्ज होने के कारण उससे रिपल्सन होता है, तब वो निकलने के बाद चारों दिशाओं में ऐसे फैलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परस्पर समान चार्ज होते हैं ना उनके बीच से। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है आप जानते हैं कि उसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है, तो भागना चाहते हैं। उसी को भागने के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाती है। एक सिलेंड्रिकल जो है पॉजिटिव विभव का एक कॉलीमेटर कह लीजिए, कि कॉलीमेटर मतलब एक ऐसा यंत्र है जो किसी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को सीधा करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं एक तरह से, जिसका शेप सिलिंड्रिकल टाइप का होता है। इसी के अंदर व्यवस्था होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऊपर नीचे लगे होते हैं, है ना, ऐसे। और बीच से इलेक्ट्रॉन बीम जाती है ऐसे, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे जा रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई जाती है और एक मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे, मतलब दोनों ऐसे रहते हैं। ये कह लीजिए कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी हमने कहा था, पैरेलल होते हैं। वो क्यों लगाते हैं? अब जाहिर सी बात है, इसलिए कि इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे फोर्स लगेगा। यानी कहने का मतलब होता है कि एक जो है नीचे भागना चाहेगा
दोनों में रिपल्शन होगा तो दूर दूर भागना चाहेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर लगेंगे तो उसके वजह से इस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं, बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं, दोनों अपोजिट लगते हैं। और इस तरह से इसको बैलेंस किया रहता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है ना, बराबर होता है। तो इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन नीचे जा पाता है ना इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के वजह से उस पर जो फोर्स लगते हैं एक दूसरे का अपोजिट लगते हैं, और उनको ऐसा सेट किया जाता है कि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, तो इसीलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रल किए रहते हैं, यानी कि बैलेंस फोर्स इस पे लगता है इलेक्ट्रॉन पे, इसीलिए वो क्या होता है कि सीधी रेखा में चलता है। अगर कोई फोर्स एक्स्ट्रा हो जाता, तो जैसे कि मान लीजिए नीचे वाला ज़्यादा हो गया तो इधर घूम जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा हो गया तो ऊपर घूम जाएगा। अब दोनों बैलेंस फोर्स हैं तो ना इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएगा, किधर जाएगा, सीधा जाएगा। और ये व्यवस्था ही सीधा जाने के लिए होती है ना। इस तरह का होल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करते हैं, और ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इसलिए अट्रैक्ट हो जाता है, और बीम जो इससे होकर के निकलती है बाहर तो सीधे जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जो है सीधे यहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की चीज को इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन में एक नेगेटिव फिलामेंट होता है और एक पॉजिटिव एनोड होता है, एक तरह से कह लीजिए। ए का मतलब एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं और इसे एनोड भी कह सकते हैं। ये जिसको त्वरक है ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सीधे आता है तो यहाँ पे एक निकेल का क्रिस्टल रखा होता है। निकेल का क्रिस्टल मतलब जिसका एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। कहने का मतलब होता है कि जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सभी क्रिस्टलों में निकेल क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होता है परमाणुओं का, एटम्स का, और रेगुलर अरेंजमेंट, लैटिस जो होती है इसकी, वो बहुत ही टॉप की होती है एक तरह से। इसीलिए निकेल क्रिस्टल यूज किया जाता है, क्योंकि ये रिजल्ट जो देता है वो बहुत ही बेहतर देता है, ठीक है ना। क्या देता है, बहुत ही बेहतर देता है, ठीक। तो यहाँ पे एक लक्ष्य होता है निकेल क्रिस्टल। अब इलेक्ट्रॉन पुंज को इस निकेल क्रिस्टल पे गिराया जाता है, और निकेल क्रिस्टल से गिराया जाता है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आते हैं, ठीक है ना। और ये फाई कोण पे मान लेंगे तो जिसे हम कहते हैं विवर्तित कोण। फाई कोण पर वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर आते हैं। यहाँ एक संसूचक या संग्राहक लगा होता है, जिसको हम लोग चल संग्राहक भी कह सकते हैं। यह है चल संग्राहक, मतलब है कि ये जो है यहां से लेके यहां तक मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, मूव करता है यहां से यहां तक, जो संसूचक है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। उससे जो है गैल्वेनोमीटर की व्यवस्था होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट होते हैं उससे वहाँ पे करंट बनती है, और वो करंट से ये गैल्वेनोमीटर उसकी वो देता है, रीडिंग देता है कि आप कितनी करंट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर आएंगे तो करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा तो करंट का मान ज़्यादा, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी करंट की यहाँ, ठीक है ना। तो इसको जो है इस स्केल पर हम जो है इसको घुमाएंगे, ये चारों ओर मूव करने वाली चीज़ है। जो संसूचक है मूव करेगा, यहाँ भी आएगा, और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब स्कैटर होते हैं तो वो चारों दिशाओं में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, मतलब यहाँ, इसीलिए इसको घुमा घुमा करके देखा जाता है किस दिशा में कितने इलेक्ट्रॉन आए रिफ्लेक्ट होकर, और उसके यहाँ पे उसकी तीव्रता, यानी इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रता होती है, कहने का मतलब जो करंट होता है, उसको इससे माप लिया जाता है, ठीक। तो इस करंट को माप करके हम क्या करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका वेरिएबल जो पोटेंशियल होता है एक तरह से बैटरी का,
एनोड का पोटेंशियल बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है ना। इसको बदल बदल करके फाई एंगल बदल बदल करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उसमें हम इसका ग्राफ में ये इसकी स्थिति देखते हैं कि जो ग्राफ बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में देखेंगे आगे हम लोग कि ग्राफ जो बनता है वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है। ग्राफ में हम किसमें करंट और पोटेंशियल के बीच अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे अलग अलग विवर्तित कोण पे, तो हमें ये देखने को मिलेगा किसी एक एंगल पे कि वो एक डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है डिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न जो चीज शो करता है वो क्या होता है, वो कोई वेव ही शो कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो यहाँ आ रहा है तो वो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। क्योंकि अगर ये वेव जैसा बिहेवियर नहीं करता तो इसका जो पैटर्न आता है ग्राफ खींचने पर वो डिफ्रैक्शन जैसा नहीं आता। वो पैटर्न बताता है कि कहीं पे जो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, और फिर आगे पीछे अगर हम उसको करते हैं तो वो घट जाती है, एकदम जीरो सा हो जाता है। फिर आगे ले जाते हैं, इसको घुमाते हैं, यानी 5 को चेंज करते हैं तो फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। यानी कहने का मतलब है कुछ इस तरह का पैटर्न आता है, इस तरह का पैटर्न। तो याद करिए आपने डिफ्रैक्शन में ऐसा ही कुछ पैटर्न पढ़ा था वेव का, है ना, कि जब सिंगल स्लिट्स के 2 पॉइंट से वेव चलती थी और सुपर इम्पोज होती थी, इस तरह सा डिफ्रैक्शन पैटर्न देती थी। तो उस समय हम लाइट को क्या माने थे, वेव। तो वेव ही इस तरह का पैटर्न देता है और यही पैटर्न इससे साथ भी आता है। ये रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उनकी जो इंटेंसिटी है और जो यहाँ वेरिएबल पोटेंशियल है, उनके बीच अलग अलग फाई कोण पर अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हम भी इसी तरह का पैटर्न देखते हैं। तो ये पैटर्न जो आ रहा है ये शो कर रहा है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जो स्कैटर इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ क्या है, एक वेव एसोसिएटेड है। क्योंकि अगर वेव जैसा बिहेवियर नहीं होता तो इस तरह का ग्राफ नहीं आता, बल्कि एक सीधा ग्राफ आता है ना। सीधा ग्राफ आने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं हर जगह बराबर मात्रा में पहुंच रहे हैं। यहाँ करें तो भी 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, हर जगह बराबर आएंगे तो एक फ्लैट ग्राफ आएगा या एक सरल रेखा आएगी अगर आई और वी के बीच ग्राफ खींचे। लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी अभी पढ़ाएंगे हम लोग कि अगर हम फाई को 50 डिग्री पर रख करके और पोटेंशियल को हम 54 वोल्ट रखें, उस पे 54 वोल्ट पे फाई पर हम ये अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, आई और बी के बीच, और एंगल कितना रखना है 50 डिग्री पे, तो हम देखते हैं कि 50 डिग्री पर एक इस तरह का ग्राफ आता है। यानी कि जब वोल्टेज जो है इसका 54 वोल्ट होता है और एंगल 50 डिग्री होता है, तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचानक से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। उस एंगल पर यहाँ पे अचानक से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी करंट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। और फिर जैसे ही इससे कम करते हैं या इससे ज्यादा करते हैं, अचानक वो जीरो हो जाते हैं। यानी कि इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी इंटेंसिटी अचानक घट जाती है। यानी कहने का मतलब फाई अगर 40 डिग्री कर लें और फाई 60 डिग्री कर लें तो उस एंगल पे अचानक से वो क्या है, गिर जाती है ना। यानी वहां पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है और यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है ना। तो कहने का मतलब होता है कि कहीं इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी बढ़ जाना, कहीं घट जाना, फिर बढ़ जाना, घट जाना, इस तरह का व्यवहार किसमें देखा जाता है, इस तरह का व्यवहार उसमें देखा जाता है जो वेव जैसा व्यवहार करता। अगर ये पार्टिकल जैसा व्यवहार करता इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन,
तो यहां से यहां तक इसको घुमाने पर हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और इसमें जो करंट की वैल्यू आती वो समान आती है ना। तो ये जो इस तरह का बम्प आ रहा है वो एकदम फ्लैट आता है। फ्लैट क्या बता रहा है कि इस संसूचक को यहां से यहां तक घुमाने में हर जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती, बराबर होती। तो वो वेव जैसा व्यवहार नहीं दिखता बल्कि वो पार्टिकल जैसा व्यवहार दिखता। ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ चीजें लिखते हैं इस अरेंजमेंट के बारे में, तो और चीजें आपको समझ में आएगी आगे अभी। ठीक है ना। अभी इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं इसका अरेंजमेंट का कि क्या क्या है, तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि डेविसन तथा जर्मर ने स्थापित किया कि इसको मिटा देंगे अभी। डेविसन तथा जर्मर ने स्थापित किया कि हाँ, ये 1927 में डेविसन तथा जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया और सेम एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने 28 में किया। दोनों ने सेम रिजल्ट निकाले और संयुक्त रूप से 1937 में दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जेपी थॉमसन को भी और इन दोनों को भी। हालांकि डी ब्रॉगली को भी वो मिला था, क्या नाम है, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डेविसन तथा जर्मर ने स्थापित किया कि इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का विवर्तन देखा जा सकता है। ठीक। जो एक तरंग का गुण होता है, जो एक तरंग का गुण होता है, अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है, अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है, बल्कि यह द्रव्य कणों में भी होती है। ठीक है ना। तो ये द्रव्य कणों में भी होती, इन इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन पैटर्न दिखा था, तो जो कि तरंग का गुण होता है, तो इसका मतलब है कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था, एक द्रव्य कण था ना, वो भी पैटर्न विवर्तन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव होती है, क्योंकि वेव नेचर होने पर ही वो इस तरह का पैटर्न शो होगा विवर्तन का, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम और अभी इसका हम फार्मूले से प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए या इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको मिटा करके और आगे लिखते हैं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, इसके बारे में लिखेंगे, अभी और समझ में आएगा धीरे धीरे। इसको जो है हम क्लियर करते हैं। अभी तो ये आउटलाइन थी, अब इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1927 में। तो लिखेंगे सन 1927 में है ना, सन 1927 में क्या था, दो अमेरिकी वैज्ञानिक, दो अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन थे,
डेविसन तथा जर्मर ने डेविसन तथा जर्मर ने द्रव्य तरंगों के अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया जिसे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कहते हैं। मतलब 1927 में, हालांकि 28 में जेपी थॉमसन ने भी किया था, जे थॉमसन के बेटे। तो सन 1927 में दो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, भौतिकी के दो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविसन तथा जर्मर ने द्रव तरंगों के अस्तित्व को, कि हाँ द्रव तरंगें होती हैं, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया जिसे डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कहते हैं। अब इसकी व्यवस्था हम लिखेंगे कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग की व्यवस्था, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग की व्यवस्था उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है ना, क्योंकि चित्र आप पहले बनाएंगे तो हमने लिख दिया कि उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित है। अब क्या क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, सीधी बात फिगर में दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, दिख रहा है एक इलेक्ट्रॉन गन, जिसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड जो है एक वेरिएबल बैटरी से, पोटेंशियल से जुड़ा होता है, जिसके विभवांतर को बदला जा सकता है। कैथोड एक लो टेंशन की बैटरी, 6 से 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जो फिलामेंट को सिर्फ गर्म करने के लिए होती है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही एक व्यवस्था होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परस्पर समांतर लगी होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को बिखरने से बचाते हैं और उसे एक सीधी लाइन में जाने के लिए मतलब एक तरह से विवश करते हैं, है ना। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण दो फोर्स लगते हैं और परस्पर अपोजिट लगते हैं, और इस तरह से इसमें व्यवस्था की जाती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि वो फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जा पाता है ना नीचे, और इससे सीधा निकलता है। ठीक है ना। जिससे टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट एफ होता है, जिसमें टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट एफ होता है ना। अब क्या है, जिसे एक कम विभवांतर वाली बैटरी से गर्म किया जाता है ना, जिसे एक कम विभवांतर वाली बैटरी, जिसको लो टेंशन बैटरी बोलते हैं, से गर्म किया जाता है। ठीक है ना। तो इसे एक लो टेंशन की बैटरी से गर्म किया जाता है। अब उस पर एक बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है, कोटिंग होता है। वो कोट कर लेने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ठीक, तो आप फिगर तो बना ही रहे हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो बार बार ये आएगा। तो आप क्या करिएगा, इस चीज को पॉज करके आप नोट करिए या यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको हम मिटाएंगे क्योंकि फिगर अभी नहीं मिटाएंगे, इसको समझाते भी समझाना है। ठीक है ना। अब इसे मिटा देते हैं। ठीक, चलिए, बहुत सिंपल में इसको हमने लिखा है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है।
अब क्या है, अब हम लोग लिखेंगे कि तंतु से यप से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, तंतु यप से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को, है ना, क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनों को एक परिवर्ती विभव V द्वारा त्वरित किया जाता है। वहां लगा ना, जिसको एनोड कहते हैं। हाई टेंशन की बैटरी से होता है, कम से कम ये 40 वोल्ट से ऊपर का होता है ना। तो होने वाले इलेक्ट्रॉन को एक परिवर्ती विभव V द्वारा या विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन में व्यवस्था होती है, एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का एक उपकरण होता है जो बीम को सीधा रखने काम आता है, ठीक है ना। त्वरित किया जाता है। अब क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संकीर्ण पुंज के रूप में ना, संकीर्ण पुंज के रूप में यहां से चलेंगे कि नहीं, तो यहां लिखेंगे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संकीर्ण किरण पुंज के रूप में उससे निकलते हैं, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं के रूप में इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। यहां से संकीर्ण किरण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉन गन से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब सामने एक निकिल का क्रिस्टल होता है, सामने रखे निकिल के क्रिस्टल पर क्या होते हैं, आपतित होते हैं। सामने रखे निकिल के क्रिस्टल पर आपतित होते हैं, है ना। अब क्रिस्टल से इनका डिफ्रैक्शन होता है, मतलब प्रकीर्णन होता है एक तरह से, यहां आपतित होते हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी चारों दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं यहां से, यानी इसको चारों दिशाओं में, इसीलिए यहाँ पे एक संसूचक लगा होता है, संग्राहक इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करने वाला कलेक्टर होता है, और जो इसके अराउंड एक स्केल पर घूमता है। तो सामने रखे निकिल के क्रिस्टल पर क्या होते हैं, आपतित होते हैं, और निकिल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनों को सभी दिशाओं, निकिल क्रिस्टल है इलेक्ट्रॉनों को सभी दिशाओं में विवर्तित कर देता है। यहां लिखेंगे कि निकिल क्रिस्टल जो है इलेक्ट्रॉनों को सभी दिशाओं में क्या कर देता है, विवर्तित कर देता है या प्रकीर्णित कर देता है, बात विवर्तित कर देता। अब ये सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन को यहां से रिफ्लेक्ट कर देता है, विवर्तित प्रकीर्णित कर देता है, यहां भी इधर चारों ओर। और इसी कलेक्टर को, जिससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को इस पर यहां से वहां खिसका करके उनकी इंटेंसिटी को नापा जाता है। इंटेंसिटी मतलब है करंट को नापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे करंट का, यहाँ पे करंट का है, और एंगल फाई को भी नापा जाता है, और यहाँ का जो विभवांतर उसे बदल करके, है ना, 20 वोल्ट पे देख लिया चारों ओर, क्या है 30 वोल्ट पे, 35 वोल्ट पे, 40 वोल्ट पे, अलग अलग वोल्ट पे फाई की वैल्यू को, मतलब हम लोग एक रेडियल ग्राफ खींचेंगे, कहने का मतलब करंट को फाई का मान बदल कर किसी एक वोल्ट पर फिक्स करके सबको देखेंगे ना। तो अभी हम रेडियल ग्राफ खींचेंगे जो बताएगा कि उसका जो पैटर्न था इलेक्ट्रॉन पुंज का, जो विवर्तित हुए थे, वो बिल्कुल रिफ्रैक्शन जैसा पैटर्न दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को सभी दिशाओं में क्या कर देता है, विवर्तित कर देता है। अब होता क्या है कि विभिन्न दिशाओं में विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को नापने के लिए, है ना, विभिन्न दिशाओं में विवर्तित या प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन
पुंज की तीव्रता को नापने के लिए क्या होता है, एक संसूचक की व्यवस्था होती है, ये है ना, एक डिटेक्टर संसूचक की व्यवस्था होती है, और जिससे क्या होता है कि एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है ना। संसूचक की क्या होती है, व्यवस्था होती है, जो क्रिस्टल के चारों ओर जो है ये वृत्तीय पैमाने पर घूम सकता है। जो क्रिस्टल के चारों ओर वृत्तीय पैमाने पर घूम सकता है ना। ये निकल क्रिस्टल के चारों ओर ऐसे 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 घूम सकता है, ठीक है ना। वही विवर्तित कोण, और हम इंटेंसिटी में ग्राफ खींचेंगे अलग अलग परिवर्तित विभवांतर पर, ठीक है ना। तो चारों वृत्तीय पैमाने पर घूम सकता है। जब इसमें क्या है कि जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक पर आपतित होता है तो संसूचक में करंट प्रवाहित होती है। इसमें व्यवस्था होती है करंट, यानी कि जब कहने का मतलब है विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, यहाँ लिखेंगे, नीचे दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा, नहीं, चलिए इसका इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या होता है कि जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक पर आपतित होता है ना, तो संसूचक में धारा प्रवाहित होती है, व्यवस्था होती है। तो केवल ऊपर ऊपर की चीज बता दिया जाता है। संसूचक में क्या होता है कि इसमें करंट बहती है, भाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन के वजह से एक करंट बहती है, व्यवस्था होती है, और उस करंट को नापने के लिए यहाँ क्या चीज होता है, गैल्वेनोमीटर, ताकि कितनी करंट बहे। तो इसे मिटा देते हैं, उसी चीज को लिखते हैं, फिर समझा जाता है। फिर से हमने एक बार तो ऊपर ऊपर से बता दिया जाए, अब लिखते हुए एक बार बता रहे हैं, 2 बार दोहरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचक पर आपतित होते हैं, तो संसूचक पर आपतित होते हैं तो संसूचक में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो संसूचक में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब उस धारा को नापने के लिए क्या होता है, उसमें एक धारा मापी लगा होता है, तो जिसे इसमें लगे धारा मापी से माप लिया जाता है, जिससे इसमें लगे धारा मापी, मतलब वही गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, जिससे इसमें लगे धारा मापी से माप कर, जिससे इसमें लगे धारा मापी से माप कर इसकी तीव्रता ज्ञात की जा सकती है ना। माप कर तीव्रता मतलब वही करंट, इसकी तीव्रता ज्ञात की जा सकती है ना। अब धारा संसूचक में धारा प्रवाहित होती है, जिससे इसमें लगे धारा मापी से माप लेते हैं उसकी तीव्रता, कि करंट कितनी तीव्रता की बह रही है। तीव्रता का मतलब होता है करंट का मैग्नीट्यूड, एक तरह से, है ना।
तीव्रता का मतलब होता है करंट का मैग्नीट्यूड कितनी बड़ी, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी आएगी से ज्ञात कर लिया जाए। अब यहां से विवर्तन हुआ, ठीक है। अब डेविसन जर्मर ने क्या किया था कि अलग अलग त्वरक विभवांतर के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज यानी कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के बीच के कोण को, जिसको विवर्तित कोण मापा, ठीक है ना, अलग अलग त्वरक विभवांतर पर, है ना, इस एंगल को मापा, ठीक है। एंगल को माप कर, है ना, उन्होंने क्या किया था, धारा और फाई के बीच ग्राफ खींचे, है ना, मतलब इसको इसके चारों ओर घुमा करके इस एंगल को मापा। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अलग अलग चीज किताबों में अलग अलग ढंग से इसको समझाया गया है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि इसको, ये संसूचक को इस पृथ्वी पैमाने पे घुमाया जाता है, इसे किसी एंगल विभवांतर पे फिक्स रख दिया जाता है ना। इसी जैसे कि 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट, 40 वोल्ट, मान लीजिए कि इसका जो अच्छा रिजल्ट आया था वो 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के बीच आया था, है ना। तो मान लीजिए पहले उन्होंने 44 वोल्ट पे रख करके इसको घुमाया और घुमा करके फाई को नापा और करंट को नापा। तो उन्होंने ग्राफ खींचा इनके बीच, यानी कि इधर फाई रख दिया, इधर करंट रख दिया, और किस वोल्टेज को, मतलब किसी वोल्ट पे, जैसे 44 वोल्ट पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो इस वोल्ट पर जो है जब ग्राफ खींचा तो कुछ ज्यादा नहीं, इस तरह के ग्राफ आए थे कुछ, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसे ग्राफ आया। और इसे खींचा कैसे जाता है, यानी हम लोग एक रेडियल ग्राफ खींचते हैं। रेडियल का मतलब होता है कि जब हम एंगल पर खींचते हैं, मतलब रेडियल ग्राफ क्या होता है, जब हम मतलब है कि एक ऐसी क्वांटिटी हो जो कोण हो, दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी हो, उनके बीच अगर ग्राफ खींचा जाता है तो उसे रेडियल ग्राफ कहते हैं, है ना। कैसे खींचा जाता है, जैसे मान लीजिए कि फाई एंगल है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये मान लीजिए 20 डिग्री है, और 20 डिग्री पे करंट मान लीजिए ये आई, 44 वोल्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एंगल को बढ़ा करके कर दिया गया 30 डिग्री। 30 डिग्री पे देखा कि करंट जो है यहां पे आ गई, ठीक है। और इसके बाद 40 डिग्री कर दिया गया, घुमा करके देखा गया करंट का मान जो है अचानक से यहां पे आ गया, ठीक। फिर 50 डिग्री पे देखा गया, 50 डिग्री पे करंट का मान देखा गया कि यहां पे आ गया। फिर इस तरह 60 डिग्री पर यहां खींचा गया तो करंट की वैल्यू जो है थोड़ा सा यहां पे आ गई। अब इसे मिला दिया गया तो ग्राफ कुछ इस तरह का आया, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा स्पष्ट उभार है। मतलब कहने का मतलब ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो हमने बताया। कैसे, जैसे कि किसी पोटेंशियल पे हमने इसको फिक्स कर दिया, जैसे 44 पर, और इसको क्या संसूचक वो 44 वोल्ट पर यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और इसको हम एक पूरा राउंड घुमा रहे हैं। यहां से शुरू किया घुमाना, 0 से इस तरह घुमाते घुमाते इस तरह ले गए, तो हमने एक नंबर लिया, चलो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60। तो करंट को देखा, एक बार यहाँ इतना बता रही है, फिर यहाँ बता रहा है, एक बार करंट की वैल्यू ये, फिर ये बताया, फिर यहाँ पे आया तो ये बताया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आया तो ये 60 डिग्री पे ये, इस तरह से फिर इस पॉइंट को हमने मिला दिया तो इस तरह का कुछ ग्राफ आया। तो डेविसन जर्मर ने 44 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट के बीच इस तरह के ग्राफ खींचे।
तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब वोल्टेज को उन्होंने 54 वोल्ट पर रखा। कितने वोल्ट पर रखा? 54 वोल्ट पर। अभी ग्राफ बनाएंगे, पहले लिखेंगे, बता दें कि डेविसन जर्मन ने अलग अलग त्वरक विभवांतर पे इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण जो प्रवाहित होने वाली धारा थी और क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और संसूचक पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच जो कोण था, है ना, अलग अलग कोणों पर जब उन्होंने ग्राफ खींचा तो उन्होंने पाया क्या? अभी हमने रेडियल ग्राफ बताया कैसे खींचा जाता है। तो उन्होंने पाया कि 54 वोल्ट के त्वरक विभवांतर पर प्रकीर्णन कोण जो था, मतलब जिसको विवर्तन कोण कहते, विवर्तित कोण या विवर्तन कोण, इसको विवर्तन कोण भी कहा जा सकता है। विवर्तित कोण नहीं, विवर्तन कोण एक तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा। विवर्तन कोण, इसे विवर्तन कोण बना लीजिए। विवर्तित कोण नहीं, विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण। जब एंगल जो है 550 पर और वोल्टेज को उन्होंने रख दिया 54 वोल्ट, मतलब वोल्टेज को उन्होंने 54 रखा, ठीक, और उस पे जो है संसूचक को इसके चारों ओर इस तरह से घुमाया। तो उन्होंने घुमाया तो देखा कि जब फाई जाकर के 50 डिग्री पे, यानी कि मान ली यही 50 डिग्री यहाँ पे, उन्होंने देखा कि 50 डिग्री पर उस 54 वोल्ट पर एक सर्वाधिक तीक्ष्ण स्पष्ट उभार प्राप्त होता है। और उस 50 डिग्री के इधर, यानी कि मान लीजिए 40 डिग्री और उधर 60-80 पर जब हम बढ़ते हैं तो अचानक से उभार जो है वो कम हो जाता है, यानी करंट की वैल्यू अचानक से घट जाती है। जब एंगल 50 डिग्री होता है 54 वोल्ट पे, तो अचानक से करंट का मान बढ़ जाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिटेक्टर जो संसूचक है उसमें अचानक से करंट ये बढ़ जाती है, यानी गैल्वेनोमीटर की करंट अचानक से बढ़ जाती है। और जैसे ही हम 50 डिग्री से नीचे जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो वो अचानक से कम हो जाती है। अचानक से करंट का मान क्या हो जाता है? कम हो जाती है, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहुंच रहे हैं, और जैसे इसके आगे पीछे कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जा रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है खींचा ग्राफ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आया, हालांकि अभी हम बनवाएंगे। 5 पर और करंट पे धारा इधर है मान लीजिए, तो कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न जैसा कुछ आया, है ना, ऐसा कुछ आया। और एंगल जो ये था ये 5 डिग्री 50 था। इस तरह की चीजें आई थी। और V यहां पे कितना था? V था 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पर मैंने ग्राफ खींचा तो आप याद करिए कि इस तरह का पैटर्न, इस तरह का ग्राफ आपने कहां देखा था? जब हम क्या पढ़ रहे थे? विवर्तन पढ़ रहे थे, तो वहां इसी तरह का पैटर्न आया था। पर्दे पर जब हमने सिंगल स्लिट से लाइट को फेंका था तो पर्दे पे इस तरह का फिगर आया था। तो ये क्या शो कर रहा था? विवर्तन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पुंज भी इस तरह का ग्राफ शो कर रहा है। तो हो ना हो इसके साथ क्या है, यानी हो ना हो इलेक्ट्रॉन जो है इस वोल्टेज पर जो है इतने स्पीड पर क्या है, वेव बन जाता है, यानी उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। क्योंकि अगर 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 ये पार्टिकल होता तो ये ग्राफ इस तरह से नहीं होता, बल्कि हर जगह क्या होता, ग्राफ ऐसे होता, ऐसे। क्योंकि हर एंगल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में पहुंचते अगर ये पार्टिकल होता है, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां, मतलब इस तरह का कोई चीज नहीं आती।
इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल पे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर जैसे आगे पीछे किया घट गए, फिर बढ़ गए, फिर घट गए, फिर बढ़ गए। मतलब क्या हुआ, ये दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं। तो इस चीज़ क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन विवर्तित होके आ रहे हैं वो वेव बन गए, यानी कि वेव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वेव का काम होता है वो फैलना, है ना। तो कहने का मतलब ये नंबर ऑफ वेव का कलेक्शन हो गया, और उस कुछ वेव आपस में मिलकर सुपर इम्पोज होती हैं, सेम कला में होती हैं, तो वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और जहाँ पे विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है। यानी कि ये इस तरह का होना वो बता रहा है कि वो वेव हो गया। वो क्या हो रहा है, वेव बन गया। क्योंकि वेव बन गया, वेव फॉर्म में आया, तो वो कैसे चलेगा, वेव फॉर्म में आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अब मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है उसके श्रिंक को, ये बता रहा है गर्थ। अब जो वेव जो है, कई वेव आ रहे हैं तो आपस में मिल करके जब श्रिंक मिल करके तो ये बढ़ा दिया, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव की जो इंटेंसिटी होती है, वेव की जो एनर्जी होती है वो बढ़ गई, और जहाँ विपरीत कला में मिलती है, मतलब इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, वहाँ पे घट गई, यानी कि वो पूरी तरह से वेव बन गया। अब जाहिर सी बात है कि व्यतिकरण या विवर्तन की घटना होने के लिए दो वेव्स चाहिए। कितनी वेव चाहिए, दो वेव चाहिए। तो एक वेव तो ये होती है, इलेक्ट्रॉन आए। हाँ, एक चीज और इसमें हम बता दें कि ये जो देखा गया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखा गया था। मान लीजिए किसी विधि द्वारा यहाँ पर हम ऐसी व्यवस्था कर दें, मान लीजिए एक तरह से कि यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाए और टकरा कर आए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर इसी तरह का पैटर्न देखा गया कि करंट यहाँ पे बढ़ गई थी और उसके आगे पीछे घट गई थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे निकल क्रिस्टल, अभी इसको प्रूफ करना इधर बाकी है। यहाँ पे निकल क्रिस्टल है, इसके परमाणु के भीतर भी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके साथ भी एक वेव फॉर्म में चल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी वेव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड, जो निकल क्रिस्टल के अंदर जो परमाणु घूमते हैं उनकी स्पीड होती है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। तो उतनी स्पीड से वो अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मूविंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड जो है वेव, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, यानी वो वेव फॉर्म में व्यवहार करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन को भी यहां से उसी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, यानी 10⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से वहां पे टकराने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, ये जा करके वहां टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है जहां टकराता है। तो अब देखिए एक वेव ये मिल गई, और एक निकल क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी वेव फॉर्म में, ये भी वेव फॉर्म में। अब हो गई दो वेव, कितनी हो गई, दो वेव हो गई। अब दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, और दोनों रिफ्लेक्ट हो करके जब दोनों इधर आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों वेव मिलकर सुपर इम्पोज करती हैं। तो जहां वो समान कला में मिलती हैं वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का वो जो पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है, यानी अब वेव बन गई ना, तो वहां पे उनकी इंटेंसिटी कह लीजिए बढ़ गई, यानी कि करंट बढ़ गई, है ना। और जहां पे वो विपरीत कला में मिलती हैं वहां पे करंट का मान घट गया, यानी कि वहां पे जो वेव की इंटेंसिटी होती है, अब उसको पार्टिकल ना मानिए, अब वेव मानिए। अब वो वेव फॉर्म में होते हैं तो सारा बिहेवियर हम वेव जैसा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो दोनों वेव कम से कम इंटरफेयर होने के लिए, व्यतिकरण या विवर्तन होने के लिए दो वेव चाहिए। तो वो ही दोनों वेव आती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं,
तो कहीं पे समान कला में मिलती हैं, कहीं विपरीत कला में, तो कहीं इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है। इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न देती है। इस तरह का देने का मतलब है कि वो जाने वाला इलेक्ट्रॉन और उस निकल क्रिस्टल के अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन दोनों वेव फॉर्म में है और दोनों उधर से रिफ्लेक्ट होकर के आते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं और इस तरह के पैटर्न देते हैं। तो इससे यह साबित होता है, इस ग्राफ से ही साबित हो गया, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इस ग्राफ से ही साबित हो गया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एसोसिएटेड वेव विथ इट, हैज एसोसिएटेड वेव विथ इट। यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो वेव जैसा व्यवहार करेगा, मतलब उसके साथ एक वेव जुड़ी होगी, संबद्ध होगी। एक ग्राफ ही बता। अब हम लोग एक चीज और शो करेंगे। अब हम इतने के बाद पहले लिख लें, इसके बाद इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ये तो ग्राफ से प्रूफ हो गया ना, पैटर्न देके, अब मैथमेटिक्स से प्रूफ करेंगे कि उसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला दिया था डी ब्रोगली साहब ने, उसमें रख करके उसकी वेवलेंथ निकालेंगे, और क्रिस्टल से जो विवर्तित हो करके जो एक फार्मूला आया था जिसको हम ब्रैग इक्वेशन कहते हैं, उसमें रख करके वेवलेंथ निकालेंगे, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना। तो हम लिखेंगे कि डेविसन तथा जर्मन ने अलग अलग त्वरक विभवांतर पर, डेविसन तथा जर्मन ने अलग अलग त्वरक विभवांतर पर, अलग अलग त्वरक, हम सबका नहीं, केवल एक पर निकालेंगे जो उनका रिजल्ट था, है ना। इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण, इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, है ना, तथा क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये वही विवर्तन कोण कहने का मतलब है, तथा क्रिस्टल पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज व संसूचक पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, संसूचक पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुंज और ये इलेक्ट्रॉन पुंज, इनके बीच जो एंगल बन रहा है ना, जिसको हम विवर्तन कोण कहते हैं, है ना, कि दिशाओं के बीच का कोण, पुंज के दिशाओं के बीच का कोण, यानी फाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कोण या प्रकीर्णन कोण, है ना। फाई के बीच ग्राफ खींचे, के बीच ग्राफ खींचे, बीच रेडियल ग्राफ खींचा, एक तरह से कहने रेडियल ग्राफ खींचे। तो रेडियल ग्राफ खींचे तो क्या पता चला, तो उन्होंने पाया कि 54 वोल्ट के, उन्होंने पाया कि 54 वोल्ट के त्वरक विभवांतर पर, त्वरक विभवांतर पर कितना, 54 वोल्ट के त्वरक विभवांतर पर तथा प्रकीर्णन कोण, जिसको विवर्तन कोण कहते हैं, पर तथा 54 वोल्ट के त्वरक विभवांतर पर नहीं, तथा विवर्तन कोण
फाई बराबर 50 डिग्री पर सर्वाधिक स्पष्ट उभार प्राप्त, सर्वाधिक तीक्ष्ण स्पष्ट उभार प्राप्त होता है ना। अभी फिगर बनाते हैं। जो विभवांतर को अब आगे पीछे करने पे घट जाता है ना। जो विभवांतर को 54 वोल्ट से ज्यादा या कम करने पर, जो विभवांतर को 54 वोल्ट से कम या ज्यादा करने पर, कम या ज्यादा करने पर क्रमशः घटता जाता है। क्रमशः क्या हो जाता है, दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा। क्रमशः लिखेंगे घटता जाता है, ठीक है ना। क्रमशः घटता जाता है, ठीक, घट जाता है मतलब, अर्थात इस स्थिति में एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। मतलब इस स्थिति में एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है। हमने वो ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ाया था। क्रिस्टल से जो विवर्तन होता है तो उसको प्रकीर्णन होता है, तो उसके लिए एक कंडीशन आई थी, विवर्तन प्रतिरूप या व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण बनने के लिए 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो वो क्रिस्टल से विवर्तन यहाँ भी हो रहा है, तो वो इक्वेशन यहाँ भी वैलिड होगा। चलिए वही लिखते हैं आगे, पहले भी ग्राफ से ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो आप ग्राफ से ही शो कर दिए, यही बहुत है, लेकिन हम मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे अभी। तो चलिए, अर्थात कहाँ है, क्रमशः घटता जाता है, लिखे। चलिए, क्रमशः घटता जाता है अर्थात इस स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, जो प्रदर्शित करता है, यही हो गया एक ठो रिजल्ट, जो प्रदर्शित करता है कि गतिमान इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष, गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग संबद्ध होती है, रहती है, तरंग संबद्ध रहती है, मतलब इसके साथ एक तरंग संबद्ध रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। तो यहीं पर यही क्लियर हो गया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, संबद्ध होती है। अब इसको हम मैथमेटिक्स से भी इसको प्रूफ कर देते हैं। अब चलिए हम ग्राफ बना देते हैं। उन्होंने रेडियल ग्राफ अलग अलग फाई पे खींचा था, हम रिजल्टेंट ग्राफ बनाएंगे। इधर मतलब है कि ये फाई और इधर धारा, और V का मान जो है वो 54 वोल्ट पर। किस तरह का ग्राफ आया था, फाई बराबर कितना था, 50 डिग्री। तो ग्राफ कुछ इस तरह से उभार आया था, ठीक है ना, इस तरह से कुछ इस तरह का ग्राफ आया था। तो ये क्या शो कर रहा है, विवर्तन पैटर्न शो कर रहा है। यही एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर दिया एक्सपेरिमेंटली कि मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन वेव की तरह व्यवहार करता है, और हमने ये, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिक्स से भी प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि एक ही वेवलेंथ आएगी। क्या कह रहे हैं, अभी जो उन्होंने हाइपोथेसिस में फार्मूला दिया था डी ब्रोगली, उस फार्मूले में रख करके इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए,
और विवर्तित इलेक्ट्रॉन के लिए जो ब्रैग इक्वेशन है उसमें रख करके उसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो देखेंगे दोनों का लगभग मान सेम आता है, मतलब सेम आता है। इससे भी प्रूफ हो जाता है, मैथमेटिकली आंकिक रूप से भी प्रूफ हो जाता है कि मूविंग पार्टिकल अगर है तो एक वेव की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी ज़रूरत होगी तो इसकी ज़रूरत अब तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको रहने दीजिए फिगर को, हम बाकी चीज़ को मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं। 54 वोल्ट रखेंगे त्वरक विभवांतर, है ना। तो देखें कि उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या आती है, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए उसने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, चलिए ग्राफ भी हम मिटा देते हैं। तो अब हम ये उसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, क्या कि आंकिक रूप से, है ना। अब V बराबर क्या है, 54 वोल्ट है पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो उन्होंने क्या सूत्र दिया था, लैम्डा इक्वल टू 1227 अंडर रूट वी, इस तरह से कुछ फार्मूला दिया था। अब इसमें हम मान रखते हैं 12.27 और इसे रख देते हैं 54। इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन रिजल्ट से मतलब है, तो हम पाते हैं 1.66 एंगस्ट्रॉम। उस जो मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो तरंग एसोसिएट होती है उसकी तरंग दर कितनी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली 1.66 एंगस्ट्रॉम। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव है, यानी मूव कर रहा है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी तरंग दर कितनी होनी चाहिए, 1.66 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखिए उसी इलेक्ट्रॉन पुंज को कहां से डिफ्रैक्ट कराए हैं, मतलब कहां से स्कैटर कराए हैं, निकल क्रिस्टल से। तो ब्रैग इक्वेशन हम यहाँ लागू करेंगे। ब्रैग इक्वेशन क्या है, ब्रैग इक्वेशन लागू होता है जब हम किसी लाइट मतलब एक्सरेज को, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है मतलब लाइट है, उसको किसी क्रिस्टल से रिफ्रैक्ट कराते हैं, यानी कि प्रकीर्णित कराते हैं, स्कैटर कराते हैं। तो अगर कहीं पे जाकर के वो सुपर इम्पोज होती हैं और मान लीजिए कि समपोषी व्यतिकरण बनाती हैं, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है 2d sin थीटा n लैम्डा, ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है जिसको इंटीजर कहते हैं, जिसका मान 1 2 3 होता है। d जो है वो जो लेयर्स होती है, एटम्स के लेयर होती है, उनके बीच की दूरी होती है। तो निकल क्रिस्टल के लिए भी हम निकाल के देखते हैं। तो ब्रैग समीकरण के अनुसार यहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो किसी क्रिस्टल से, है ना, क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए ब्रैग समीकरण से के अनुसार, है ना, क्योंकि ये भी आएगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी तो एक वेव जैसा व्यवहार करेगा, वो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न देगा। तो उसकी वेवलेंथ के लिए क्या उन्होंने समीकरण दिया था, वो दिया था 2d sin थीटा n लैम्डा। ठीक है, अब थीटा जो यहां पे था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल है, यानी ग्लांसिंग एंगल है। एक तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये निकल है ना क्रिस्टल, हमने ब्रैग इक्वेशन बताया था, तो ये एक लेयर है ये वाली और एक लेयर ये वाली। तो जैसे ये एक्सरेज यहाँ पे आई थी एक,
तो इस लेयर से जो एंगल बनाई थी ये, और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके साथ भी वही आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और ये बीच का एंगल हम यहाँ पे क्या लिए हैं, फाइव, ये है 50 डिग्री। ठीक है, और ये जो है उस लाइट, ये एटम्स का अरेंजमेंट है ना। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो 2 थीटा प्लस 50 इक्वल टू 180, इसलिए 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस 50, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 130। 130 का आधा कितना होगा, 65 डिग्री होगा। 130/2 यानी 65। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यानी कि फर्स्ट डिफ्रैक्शन के लिए, यानी 1 बराबर 1 के लिए, यानी ठीक है, लैम्डा निकालना है। तो यहाँ पे तो यहाँ से अगर देखें तो लैम्डा हो जाएगा 2d साइन थीटा। तो निकल क्रिस्टल के लिए d जो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है ना। ये हो निकाला गया है कि जो d की वैल्यू होती है 0.9 एंगस्ट्रॉम, और साइन 65 की जो वैल्यू होती है 0.9063, यानी कि साइन 65 की वैल्यू होती है 0.9063। आप निकाल सकते हैं आप इसके सारणी में जा करके कि साइन 65 की वैल्यू ये होती। अब इनको यहाँ पे रख देते हैं। तो जो d हमने कहा ना, d इस लेयर के बीच की डिस्टेंस, या दो ये एटम्स के सेंटर के बीच की दूरी, या लेयर्स के बीच की दूरी होती है। ठीक है ना, हमने ब्रैग इक्वेशन में पढ़ाया। तो d की वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, सब एंगस्ट्रॉम में है। और साइन 45, यहाँ पे साइन 65 रखेंगे और बराबर लैम्डा है, तो यहाँ पे 2 गुणे 0.91 और साइन 65 का मतलब होता है 963। तो ये चीज एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है, अगर रखें तो मैथमेटिकली आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम, मतलब एकदम सेम रिजल्ट लगता। तो देखिए, जो डे ब्रॉगली का फार्मूला था, हाइपोथेसिस थी, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए विवर्तन किस पे दिया था, 54 वोल्ट पर, तो इतना एंगस्ट्रॉम आए। हमने किसी क्रिस्टल से विवर्तित रेस के लिए जब व्यतिकरण वाला फार्मूला लगाया, तो पाथ डिफरेंस होता है ना व्यतिकरण में, कब होता है कि जब दो रेस एक डायरेक्शन में जाते हैं, उनमें पाथ डिफरेंस होता है, तो जाके सुपर इम्पोज होती हैं, तो व्यतिकरण पैटर्न बनाती हैं, यानी कि दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त फ्रिंजेस बनाती। तो हमने एक ब्रैग इक्वेशन स्थापित किया था, ये उसका क्या है, पाथ डिफरेंस आया था 2d साइन थीटा। पाथ डिफरेंस के लिए संपोषी व्यतिकरण के लिए एन लैम्डा के से इक्वेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमें वो जो हाई इंटेंसिटी संपोषी के लिए क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए ये हमने इक्वेट कर दिया, और इसमें d की वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए और साइन 65 की वैल्यू रखा, तो देखा दोनों सेम आ गया। इससे और भी क्लियर हो गया कि मतलब एकदम स्पष्ट हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन या कोई भी एनी पार्टिकल अगर मूव करता है तो मूविंग अवस्था में वो वेव जैसा व्यवहार करता है, इसके साथ वेव एसोसिएट होती है। ठीक है ना, इसके साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब पूरा मिटा देता हूं। ठीक है, अब 1-2 लाइन लिख लेते हैं, इसके बाद यहीं से इसको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज है कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, यानी शुरू का देखे स्किप कर देंगे,
तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसको अच्छी तरह से समझना है कि क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं क्या है कि प्रायोगिक आंकिक मान जो है, यानी कहने का मतलब कि प्रायोगिक आंकिक मान, एक तरह से प्रायोगिक आंकिक रूप से प्रायोगिक आंकिक रूप से प्राप्त तरंग दैर्ध्य का मान डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र से, डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है, सूत्र से प्राप्त मान के लगभग बराबर प्राप्त होता, सूत्र से प्राप्त मान के लगभग बराबर प्राप्त होता है, लगभग बराबर प्राप्त होता है, मतलब लगभग का पूरी तरह से बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सत्यापित होती है। प्रयोग द्वारा गतिमान इलेक्ट्रॉन मतलब कण, पार्टिकल की तरंग प्रकृति सत्यापित होती है, ठीक है। और इसी बात के लिए इनको 1937 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? डेविसन तथा जर्मर को। सिमिलर एक्सपेरिमेंट जेपी थॉमसन ने भी किया था 1928 में, थोड़ा सेटअप अलग था। उनको भी संयुक्त रूप से 1937 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस के लिए नोबेल पुरस्कार पाया था। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की थी, उनको भी 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये था डेविसन तथा जर्मर का एक्सपेरिमेंट। हमने उसको मतलब है कि एक बार अलग से फिर लिख के मैथमेटिकली ग्राफ से हर तरह से इसको स्पष्ट किया। मुझे आशा है कि ये चीज़ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होगी, और ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि बात तो मुझे शुरू में बोलना चाहिए था, अब लास्ट में बोल रहा हूँ। कोई शुरू में ही स्किप कर जाए तो सुनेगा ही नहीं कि मैंने क्या बोला था, ठीक है। तो चलिए अब ये समझ लीजिए, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अब यहीं समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हमें न्यूमेरिकल लगाना और किस तरह से बोर्ड में आता है, कुछ न्यूमेरिकल सामने रखेंगे। एक वीडियो लेक्चर इसमें और है, फिर इसके बाद नया चैप्टर शुरू होता है। अब देखिए कौन सा शुरू करते हैं, क्योंकि अब ये भी 3 बचा हुआ, 12, 13, 14 3 लेसन और बचे हैं। 12 इसके बाद शुरू होगा, 13 और 14, और हमें 2 महीना बचा हुआ है, जनवरी और फरवरी। जनवरी फरवरी हमको पूरा पढ़ा है। इन 2 महीने में हमें 3 लेसन को बढ़िया से समाप्त करना है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।